नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में 11वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। सुंदर सा सुविचार जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 9 हम लोगों का जो चालू है राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आने वाले जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह मुद्दों को भी देखने का प्रयत्न किया था। और अंत में हम लोगों ने जो अगले वीडियो के अंतर्गत देखा था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आने वाले प्रति व्यक्ति आय का एक मुद्दा भी देख लिया था, जिसके अंतर्गत समाविष्ट महत्वपूर्ण बातों को भी हमने कल देखा था। आज मैं नया टॉपिक पेज नंबर 98 पर चालू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की माप। तो पुनः एक बार राष्ट्रीय आय की आपको परिभाषा बता दूँ। 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में कृषि, उद्योग और सेवा के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को उत्पादन, ये तो उत्पादन पद्धति की परिभाषा हुई। मतलब राष्ट्रीय आय का जो मापन की 3 पद्धतियां है। पहला मुद्दा, यदि आप लोग परिभाषा का बनाते हो तो परिभाषा आगे आप लोगों को मैंने बता दी थी, आपको याद हो तो कि एक बार देख लो कि पहले 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन की बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य अथवा योग प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों को लेसन के संदर्भ में याद रखनी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा उसके अंतर्गत जाएगा कि राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्य 3 पद्धति है। पहला परिभाषा, दूसरा राष्ट्रीय आय को मापने की 3 पद्धति है। एक उत्पादन पद्धति, दूसरा आय पद्धति और तीसरा खर्च पद्धति। आज मैं जिसकी बात बताने जा रहा हूँ वह है उत्पादन पद्धति। उत्पादन पद्धति के अंतर्गत का पहला मुद्दा, उसकी परिभाषा जो आप लोगों की किताब में मैंने लिख के दिया है पेज नंबर 98 पर। अगर स्क्रीन आप देख रहे हो तो फिर से एक बार परिभाषाओं को पढ़ लेता हूँ। उत्पादन पद्धति की कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान कृषि, उद्योग, सेवा के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य की गणना को उत्पादन पद्धति कहते हैं। फिर से एक बार, 1 वर्ष की समयावधि के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को उत्पादन पद्धति कहा जाता है। उसके अंतर्गत की बात करो तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की ये पद्धति की परिभाषा किसने दी? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। मतलब दूसरा मुद्दा, पहला परिभाषा और इसकी परिभाषा किसने दी? तो के प्रोफेसर मार्शल ने। उसी के अंतर्गत आगे जाओ तो वर्ष के दौरान देश में कृषि, उद्योग, सेवा की अंतिम स्वरूप की वस्तु और सेवाओं को उत्पादन हुआ, ये मैंने परिभाषा बता दी। दूसरा 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा कि उत्पादन पद्धति में 3 प्रकार के उत्पादन की गणना होती है। उत्पादन पद्धति में 3 प्रकार की, एक
कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। अब यहाँ पर आगे का जो मुद्दा, 2-3 मुद्दे आप लोगों के हो गए। परिभाषा, इसकी परिभाषा मार्शल ने दी। उत्पादन पद्धति में 3 क्षेत्र के उत्पादन की गणना होती है, कृषि, उद्योग और सेवा की। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसका पहला मुद्दा है अर्थतंत्र का अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो एक वाक्य में ही जवाब बनेगा कि अर्थतंत्र को कृषि, उद्योग और सेवा, खनन, निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब आपका मुद्दा इतना ही है कि अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों के वर्गीकरण का उत्पादन पद्धति में समावेश होता है। बस दैट्स इट। नंबर दूसरा, वस्तु और सेवा का चयन। तो उसमें भी एक ही मुद्दा कि अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित सिर्फ अंतिम वस्तु की जिसका हम उपभोग कर सकते हैं या तो सेवा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उनकी इसमें गणना होती है। यद्यपि मध्यस्थी उपयोगी वस्तुओं की गणना को इसमें ध्यान में नहीं लिया जाता। लंबा चौड़ा याद नहीं रखो तो इतना ही याद रखो कि उत्पादन पद्धति में केवल अंतिम वस्तु और सेवा जो उपभोग में लिया जाता है उनकी गणना होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाफड़ा है, तो फाफड़े में आप कौन कौन सी वस्तु का उपयोग करते हो उनकी गणना नहीं होती, केवल फाफड़े की गणना होती है। दूसरा, कपड़े की बात करूँ तो रेडीमेड पैंट, उसके अंतर्गत कितना कपड़ा, कितना धागा, कितनी मजदूरी उपयोग में हुई उसकी गणना नहीं होती, पैंट की गणना केवल होती। इस प्रकार अंतिम वस्तु की गणना इसमें होती है। नंबर तीसरा, गृहिणी के गृह कार्य की सेवा। ये क्या है सर? तो ये तो आपको बीच में मुद्दा बताया है कि उत्पादन पद्धति में गृहिणी के गृह कार्य को गिना नहीं जाता। मतलब घर में जो आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर्स वगैरह या तो घर में जो भी है वो काम करते हैं, उनकी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उत्पादन पद्धति या तो वो जो रोटियां वगैरह बनाती है या तो सब्जियां वगैरह बनाती है या तो घर काम करती है, उनकी गणना इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बदले में कोई प्रकार का पैसों का भुगतान नहीं होता। पर होटल में आप जाओ और वहाँ पर अगर कोई स्त्री अगर मानो कि रोटियां बनाती है तो उनकी गणना होती है। इन शॉर्ट, गृहिणी के गृह कार्य की सेवा बाजार में नहीं बिकती है, इसलिए उसका मौद्रिक मूल्य में मापन नहीं होता, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में उनकी गणना नहीं होती। मतलब आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि किसकी गणना होती है और किसकी गणना नहीं होती। अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गणना होती है। दूसरा, अंतिम वस्तु और उपभोग की सेवाओं की गणना होती है, जबकि गृहिणी के गृह कार्यों की सेवा की इसमें गणना नहीं होती। नंबर नेक्स्ट, स्व उपयोग। ये भी वापस आएगा। तो स्व उपयोग मतलब हमने हमारे लिए जो वस्तु बनाई उपयोग के लिए, उनकी भी गणना नहीं होती। स्व उपयोग के लिए उत्पादित हुई वस्तुएं बाजार में बिकने नहीं जाती, इसलिए उनकी गणना नहीं होती। जैसे कि भारत में किसानों के द्वारा स्व उपयोग के लिए अनाज को अपवाद रूप राष्ट्रीय आय में गणना में शामिल। केवल एक अपवाद क्या है? तो कि किसान जो अनाज उगाता है वो राष्ट्रीय आय की गणना में अपवाद है, क्योंकि उनकी गणना होती है। लेकिन बाकी हम जो भी वस्तु बनाते हैं हमारे लिए या खुद के उपयोग के लिए, तो खुद के उपयोग के लिए बनाई गई वस्तु हम बेचने नहीं जाते, इसलिए उसकी राष्ट्रीय आय में उत्पादन पद्धति में गणना नहीं होती। नंबर 5, संरक्षण और पुलिस। तो संरक्षण और पुलिस की सेवाओं को भी हम बाजार में बेचने नहीं जाते, बावजूद भी उसको राष्ट्रीय आय में गणना में लिया जाता है। क्यों गणना में लिया जाता है? क्योंकि पुलिस को जो पगार मिलता है या तो संरक्षण की जो सामग्री हम खरीदते हैं उनके बदले में सरकार को पैसे चुकाने पड़ते हैं, इसलिए उसकी उत्पादन में गणना होती है। मतलब वापस आपको बता दूं, अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण, उनकी गणना होती है, वस्तु और सेवाओं की गणना होती है, और संरक्षण और पुलिस की जो सेवा है उनकी भी गणना उत्पादन पद्धति में होती है। तो किसकी गणना नहीं होती सर? तो कि गृहिणी के गृह कार्य की और स्व उपयोग की वस्तुओं की गणना इसमें नहीं होती। आगे का मुद्दा है आरोपित भाड़ा। अपना मकान दूसरे को भाड़े पर दिया जाए
तो जो भाड़ा प्राप्त होता है उसको आरोपित भाड़ा कहते हैं। मतलब उसकी परिभाषा कि जब अपना खुद का मकान किसी को रेंट पर दिया जाए और जो बदले में भाड़ा मिलता है उससे आरोपित भाड़ा कहते हैं और उसकी गणना उत्पादन के अंतर्गत की जाती है। मतलब आरोपित भाड़े की गणना की जाती है। सातवां जो मुद्दा है दोहरी गणनाओं में, आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद आठवां जो मुद्दा आप लोगों को दिया है परोक्ष कर अथवा सब्सिडी। तो देखो पेज नंबर 99 पर लास्ट में दिया है कि वस्तु की बाजार कीमत में जो परोक्ष कर समय होने से राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए परोक्ष करों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और यदि सरकार मतलब कर जो है वो राष्ट्रीय आय में से घटा दिए जाते हैं और अगर सरकार ने सब्सिडी दी है तो वो सब्सिडी उसमें क्या कर दी जाती है, जोड़ी जाती है। अर्थात जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो उसके अंतर्गत परोक्ष कर जितना भी लिया जाता है उन करों को मतलब उसमें से घटा दिया जाता है और सब्सिडी को उसमें बढ़ा दिया जाता है। और अंतिम पुनः विक्रय, भूतकाल में एक बार वस्तुओं का उत्पादन हो गया, उसका राष्ट्रीय उत्पादन में हमने गणना में कर लिया है, उसके बाद यदि दोबारा उसको बेचा जाए तो उनकी गणना दोहरी गणना हो जाएगी। इसलिए दोबारा वस्तुओं की विक्रय की गणना भी राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति में नहीं होती। मतलब एक बार खरीद कर दोबारा वस्तु बेची जाए तो उनकी गणना राष्ट्रीय आय के अंतर्गत होती नहीं है। उसके बाद 10वां जो मुद्दा है घिसाई खर्च, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान पूंजी साधनों में होने वालों घिसाई खर्च को राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। और 11वां निर्यात मूल्य जो होता है उसको जोड़ा जाता है। और 12वां तस्करी है, गैर कानूनी वस्तु है, उनकी गणना राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति में नहीं होती। अब पूरी उत्पादन पद्धति की बात मैं करूं तो आपको 2 मुद्दे व्यवस्थित बना लेने हैं कि उत्पादन पद्धति में कौन कौन सी आय को गिना जाता है, उनके मुद्दे ऊपर लिख देने के। और जो मुद्दे मैंने आपको बताए कि भाई इन आयों को दोबारा गिना नहीं जाता तो उन मुद्दों को बाद में लिख देने का। 12 मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो 9वां है दोहरी गणना वाला, उस मुद्दे को मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। इस प्रकार 12 मुद्दे के साथ आपकी उत्पादन पद्धति का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अंत तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे संपर्क नंबर पर फ़ोन करके आप क्वायरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।